हेलो हाय एवरीवन, वेलकम लर्न कॉमर्स एंड आपकी इस इकोनॉमिक्स की रिवीजन सीरीज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर आज हम करेंगे सॉल्व प्रैक्टिस पेपर। और इसमें पूरा जो क्वेश्चन पेपर आपका इकोनॉमिक्स का है उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। और आज की वीडियो के अंदर हम एमसीक्यू, जो आपके पहले 20 क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू 1 मार्क क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस रिवीजन को स्टार्ट कर रहे हैं। दोबारा से हम 12th की इकोनॉमिक्स का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। यस स्टूडेंट्स, तो ये एमसीक्यू आज करेंगे आज हम अपनी वीडियो के अंदर, जिसमें जो पूरा पेपर सॉल्व करेंगे उसके आज का हमारा जो पार्ट है एमसीक्यू का। और इस इकोनॉमिक्स रिवीजन को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं और इसको स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो। टू रिड्यूस द क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन द इकोनॉमी में क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को कम करने के लिए सेंट्रल बैंक में क्या करना चाहिए? बाय सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, सेल सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, रिड्यूस रिजर्व रेशियो या रिड्यूस रेपो रेट। क्या करना चाहिए? इकोनॉमी में क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम करनी चाहिए, मतलब कि अगर ज्यादा अवेलेबल है क्रेडिट और उसको कम करना है, ये कब होता है? पहले सोचनी पड़ी बात है कि होता कब है। क्रेडिट अवेलेबिलिटी को कम करना मतलब ऑलरेडी क्रेडिट ज्यादा है, हमें पैसे की अवेलेबिलिटी कम करनी है मार्केट में। मेन सिचुएशन कहीं ऐसी है कि हो सकता है कि एग्रीगेट डिमांड हमारी बहुत ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई के मुकाबले, जितनी हमारे पास सप्लाई ही नहीं है, जितनी हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा आई है। तो एक्चुअल में जब क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम करना चाहती है तो सेंट्रल बैंक क्या करना चाहेगी? ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज को बाय करेगी, सेल करेगी, रिजर्व यानी आरआर जो हमारा लीगल रिजर्व रेशियो है वो कम करेगी, रेपो रेट कम करेगी। आप अगर देखते हो कि अगर ओपन मार्केट में अगर बाय करती है, अगर सेंट्रल बैंक बाय करती है तो वो पैसा आरबीआई जो है बैंक्स को देगी बाय करने पर। इसका मतलब वहां तो क्रेडिट बढ़ जाएगी, उनकी क्रेडिट कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब बाय करने से ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर रिजर्व रेशियो को या रेपो रेट को रिजर्व करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो उससे लोन सस्ते हो जाएंगे। अब जब लोन सस्ते हो जाएंगे, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, रिजर्व रेशियो कम होने से भी कैपेसिटी बढ़ जाएगी और रेपो रेट कम होने से लोन सस्ते हो जाएंगे। इन दोनों तरीकों से लोन की डिमांड बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, ज्यादा पैसा मार्केट में आएगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो इससे भी क्रेडिबिलिटी कम नहीं हो सकती। लेकिन अगर वो मार्केट में सेल करती है, सेल करने से उतना ही पैसा मार्केट से खींच लेती है, बैंकों से खींच लेती है, जिसकी वजह से वहां पर क्रेडिट की कैपेसिटी या क्रेडिट की अवेलेबिलिटी मार्केट में कम हो जाएगी। इसका मतलब क्रेडिट की अवेलेबिलिटी अगर इकोनॉमी में कम करनी है तो सेंट्रल बैंक को ओपन मार्केट में ये सिक्योरिटी सेल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट का हो गया हमारा बी ऑप्शन। सेकंड पूरा समझ गया क्वेश्चन आपका। डैश डेफिसिट इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑन पास्ट लोन्स। अब आपको पता है डेफिसिट 3 तरह के थे, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट। ये जो इंटरेस्ट पेमेंट वाला फॉर्मूला था ये आपका फिस्कल और प्राइमरी में आता है। तो जो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला था उसके अंदर था फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं, लेकिन यहां पर पूछ रहा है इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड किया जाता है। तो जो फिस्कल डेफिसिट है ना, फिस्कल डेफिसिट के अंदर लोन के साथ साथ इंटरेस्ट का अमाउंट भी इंक्लूड होता है। तो इसका आंसर जो है वो फिस्कल डेफिसिट है, क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट अगर निकालते हैं, मैं आपको वैसे बता रहा हूं, प्राइमरी डेफिसिट के लिए हम इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करते, तो जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होती है माइनस कर देते हैं प्राइमरी डेफिसिट के लिए, इसलिए फिस्कल डेफिसिट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, प्राइमरी डेफिसिट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता। ठीक है ना। थर्ड, हु वाज अ पर्सन इन इंडिया हु डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। देश के अंदर पॉवर्टी लाइन को डिस्कस करने वाले कौन थे? विलियम डिग्बाय, फिडले श्रीरास, दादा भाई नौरोजी या आरसी देसाई। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट देश में डिस्कस करने वाले थे दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी लाइन के कंसेप्ट को डिस्कस किया था सबसे पहले इंडिया के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर पेमेंट। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी फैक्टर पेमेंट नहीं है? आपकी दो टाइप की पेमेंट होती है, एक ट्रांसफर पेमेंट या फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट वो होती है जो काम करने के बदले में दी जाती है, और ट्रांसफर पेमेंट जो काम किए बगैर दी जाती है। आपको बचाना कौन सी फैक्टर पेमेंट नहीं है इसके अंदर, यानी इसमें से एक ऐसी है जो ट्रांसफर पेमेंट होगी। अगर फ्री यूनिफॉर्म डिफेंस पर्सनल को दी जा रही है तो डिफेंस के लोगों को यूनिफॉर्म जो काइंड में दी जा रही है, तो उनके काम करने के बदले में दिया जा रहा है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सैलरी भी एक फैक्टर काम करने के बदले में दिया जा रहा है। अगर हम बिल्डिंग के ओनर को रेंट दे रहे हैं तो वो भी फैक्टर पेमेंट है। लेकिन जो स्कॉलरशिप दी जा रही है स्टूडेंट्स को, वो उनके काम किए बगैर दी जा रही है, तो ये हमारे लिए हमारे ट्रांसफर पेमेंट है। मतलब ये आंसर
फैक्टर पेमेंट का ऑप्शन नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन, इन द केस ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में कौन सा ऑल्टरनेटिव ट्रू नहीं है, पूछा विच ऑफ द ऑल्टरनेटिव नॉट ट्रू, कौन सा गलत है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होती कब है, यानी कि देश के अंदर इक्विलिब्रियम तो है, डिमांड सप्लाई बराबर हैं, लेकिन देश में बेरोजगारी कम है, बेरोजगारी ज्यादा है, मतलब एम्प्लॉयमेंट कम है। अब एम्प्लॉयमेंट कम है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई है, ये कब होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तब होता है जब देश के अंदर डिमांड काफी कम होती है, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन तब बनती है जब देश के अंदर डिमांड कम होती है, यानी इतनी डिमांड नहीं है मार्केट के अंदर जितनी की मार्केट में सप्लाई एंड प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को, कुछ लोगों को निकालना पड़ता है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट में जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ कम होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी, एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी कब होती है? जब हमारे पास सप्लाई ज्यादा हो या डिमांड ज्यादा हो। एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी हमारे पास सप्लाई पड़ी हुई है। अब एक ऑप्शन है रिसोर्सेज आर नॉट फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड और रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। तो कुछ एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी पड़ी हुई है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, तो ये इक्विलिब्रियम के अंदर डिमांड सप्लाई तो बराबर हो जाती है, लेकिन रिसोर्सेज का फुली यूज नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कुछ लोगों को नौकरी से निकाल दिया। हमारे जो रिसोर्सेज हैं, लेबर है, यहाँ पर देखो ए और सी तो वैसे गलत हो रहे हैं, ए और डी तो, क्योंकि फुली एंड एफिशिएंट यूटिलाइज तो हो रही है देश के अंदर, लेकिन नॉट फुली एंड एफिशिएंट यूटिलाइज्ड या तो ये हो सकता है या एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी। एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी का मतलब है देश के अंदर सप्लाई, मतलब हम काफी कुछ कर सकते हैं, हमारी पड़ी हुई है, पर डिमांड कम है। लेकिन एक्चुअल में जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम के अंदर डिमांड सप्लाई बराबर होती है, लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है ना, रिसोर्सेज पूरी तरह यूटिलाइज नहीं है, तो आपका ऑप्शन जो बनेगा सी बनेगा इसके अंदर। तो इस सिचुएशन के अंदर हम रिसोर्सेज जो लेबर के हैं, टेक्नोलॉजी का उसका फुली यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम सिचुएशन बनी हुई है। इसको इस तरीके से देखना है, शायद इसमें एक क्वेश्चन में देखो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी कि एक चीज गलत है। गलत क्या है? देखो सुनो, इसको ऐसे पढ़ो, देखो इक्विलिब्रियम के अंदर डिमांड सप्लाई बराबर होती है, इक्विलिब्रियम तो है, ठीक है ना। उसके अलावा एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी भी है देश के अंदर, प्रोडक्शन कैपेसिटी है देश के अंदर, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, और रिसोर्सेज फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड है। ये गलत है क्योंकि फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं है। तो तीन सिचुएशन जो ऊपर की है ना, ये एक्चुअल में ट्रू है, ये ट्रू है, और सिर्फ ये चीज है जो फॉल्स है। ध्यान से दोबारा देखो, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम सिचुएशन है जिसके अंदर कौन पूछा है, कौन सा ट्रू नहीं है, कौन सा गलत है। तो इसमें जब इक्विलिब्रियम है तो डिमांड सप्लाई तो बराबर है, ठीक। प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारे पास एक्सेस है, मींस सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, और रिसोर्सेज फुली एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं है, ये भी ट्रू है। सिर्फ एक ही सिचुएशन गलत है, जो रिसोर्सेज फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड है। इसका आंसर फिफ्थ का डी होगा। तो पढ़ने में थोड़ा सा गलती हुई, लेकिन ध्यान से रख लो, मैंने कैसे चीज को समझाया है दोबारा से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें से कौन सा एग्जांपल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इलेक्ट्रिसिटी इकोनॉमिक के अंदर आता है, ट्रांसपोर्ट भी इकोनॉमिक के अंदर आता है, कम्युनिकेशन भी इकोनॉमिक के अंदर आता है। सैनिटेशन का जो साफ सफाई का जो पूरा पार्ट होता है वो कम्स अंडर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्वेश्चन 7, कंबाइंड फैक्टर इनकम विच कांट बी सेपरेटेड इनटू वेरियस फैक्टर इनकम, यानी ऐसी इनकम जिसको हम अलग अलग फैक्टर इनकम कंपोनेंट से डिवाइड नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते थे? हमारे पास रेंट होता है, वेजेस होता है, इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट होता है, लेकिन ऐसी इनकम जिसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। इस इनकम को हम अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। If MPS is equal to 0.25 and initial change in investment is 250 crore, then the final change in income would be, तो आपका न्यूमेरिकल वाला एक नंबर का क्वेश्चन है ये आपका। MPS दे रखा है 0.25, जिससे हम K यानी मल्टीप्लाई निकाल सकते हैं 1/0.25 करके, जो आंसर आएगा 4। लेकिन इसके अंदर आपको अगर K का दूसरा फॉर्मूला होता है चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I, तो K हमारे पास 4 है, चेंज इन Y आपको निकालना है फाइनल चेंज इन इनकम, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपको 250 करोड़ दे रखी है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज इन इनकम आ जाए आपका 1000 करोड़। तो इसका मतलब आपका फाइनल चेंज इन इनकम का आंसर है ए ऑप्शन, 8 का ए। तो न्यूमेरिकल में आपको सॉल्व करके पता लग जाएगा, ऑप्शन आपको डायरेक्ट आ जाएगा। 9th क्वेश्चन है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक ऐड करते हैं तो आपका कैपिटल फॉर्मेशन बनता है। तो इसका मतलब ये आपका बनेगा नेट डोमेस्टिक
नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन अगर अगर ये डेप्रिसिएशन भी ऐड हो जाता है इसके अंदर, तुम्हारा ग्रॉस बन जाता है, क्योंकि नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करके ग्रॉस बनता है, जहां पे डेप्रिसिएशन की बात नहीं लिखी हुई है, इसे नेट के ऊपर तो नेट ही रहेगा। सिर्फ फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज स्टॉक ऐड कर दिया जाए तो पूरा डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा। ठीक है, तो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दो पार्ट होते हैं, एक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और एक चेंज स्टॉक, इसको ध्यान रखना है। बाकी नेट का वर्ड नेट ही रहेगा क्योंकि वो चेंज नहीं हुआ। ये आपका क्वेश्चन है, व्हेन द नॉमिनल जीडीपी इज 840 करोड़ और रियल जीडीपी आपको निकालना है और प्राइस इंडेक्स आपका 120 है। बता सकते हो इसका आंसर कैसे निकलेगा? आपका नॉमिनल जीडीपी 840 करोड़, सोचो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम। आपको पता है ना इसका फॉर्मूला क्या होता है? आपका जो प्राइस इंडेक्स का, जैसे कि डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है, डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है? रियल जीडीपी अपॉन नॉमिनल जीडीपी। ठीक है ना, नॉमिनल और रियल को डिवाइड करके आप आंसर निकालते हो इस डिफ्लेटर का। अगर हमारे पास प्राइस इंडेक्स 120 है, यानी कि 20% बढ़ रहा है, तो हमारा जो नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी जो है, इसको हम रियल जीडीपी को अगर हम अपने प्राइस इंडेक्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर इसका आ जाता है। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी आपका 840 है, रियल जीडीपी आपको निकालना है और प्राइस इंडेक्स आपको 120, यानी कि 20/100 जैसे आप निकालते हो इसको, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, तो 120 पर 100 कर सकते हो इसको। तो रियल जीडीपी निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगा लोगे 840 इंटू 100 अपॉन 120। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपका 700 करोड़ का आंसर आ जाता है। ठीक है ना, तो एक तरह से पता लग जाए 700 करोड़ था, 700 करोड़ को 120 यानी 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये रियल जीडीपी निकलता है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का जो पॉलिसी है वो वाज टारगेटेड टू प्रोटेक्ट डैश इंडस्ट्रीज। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी लाई गई थी? ये हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, देश के अंदर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, अपने देश की कंपनीज हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी को लाया गया था। Which of the following is not used as a strategy for sustainable development? इसमें से कौन सी जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी नहीं है? यूज ऑफ बायोगैस, यूज ऑफ सोलर पावर, यूज ऑफ थर्मल पावर, हाइडल पावर। हाइडल पावर पानी है, सोलर एनर्जी सन की है और बायोगैस गोबर गैस की है। तो यही तीनों चीजें हमारी पोल्यूशन को खत्म करती हैं। लेकिन थर्मल पावर है जो कि कोयले से बिजली बनाती है, तो ये एक्चुअली पोल्यूशन क्रिएट करती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ये स्ट्रेटजी नहीं हो सकती। हमें थर्मल पावर को ही हटाकर इसके ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी को ही ढूंढना है, जो कि बायोगैस, सोलर और हाइडल पावर में आती है। तो थर्मल पावर इज नॉट अ स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 13 क्वेश्चन है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज हाई इन डैश, चाइना या पाकिस्तान? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो पाकिस्तान में काफी ज्यादा है, तो इसका ऑप्शन आएगा पाकिस्तान। 14 क्वेश्चन है जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस। इंडिया के अंदर जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1 जुलाई 17, 1 जुलाई 16, 1 जुलाई 18 या 19? 16, 17, 18, 19, 1 जुलाई की डेट तो है ही। तो जीएसटी को एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया गया था 1 जुलाई 17 को। ठीक है ना, 1 जुलाई 17 को जीएसटी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। 15 क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी का मतलब ऑप्शंस हैं, इट रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मेड इन अ ईयर, इट इज सम ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी इन अ फाइनेंशियल ईयर, सी इज द नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स मेड इन अ ईयर। देखो, जो देश के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आती है वो तो जीडीपी नहीं हो सकती, जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स आती है वो भी नहीं हो सकती। नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमारी पर कैपिटा इनकम आती है, लेकिन जो देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, उसको हम जीडीपी बोलते हैं, इसकी वैल्यू को हम जीडीपी बोलते हैं। 16 क्वेश्चन है, इफ अ कंस्ट्रक्शन साइट मैनेजर हायर्स 2 वर्कर्स, डेली वेजेस पर अगर 2 वर्कर्स को अगर कोई मैनेजर हायर करता है एक कंस्ट्रक्शन साइट पर, तो सिचुएशन को किसके अंदर कवर करेंगे, फॉर्मल या इनफॉर्मल? जब हम किसी 2 वर्कर्स को डेली वेजेस पर हायर करते हैं तो उसको हम इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया इनफॉर्मल सेक्टर। 17th क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इनिशिएटेड इट्स प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन ईयर 1991। कौन सी कंट्री ने अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का काम 1991 में शुरू किया था? पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, चाइना। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो प्रोसेस 91 में शुरू किया था वो इंडिया ने शुरू किया था, बाकी पाकिस्तान का थोड़ा बाद में और चाइना का काफी पहले शुरू हो गया था।
18th क्वेश्चन है, ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन वर्कर्स आर फाउंड इन, वुमेन वर्कर्स का प्रोपोर्शन ज़्यादा कहाँ पाया जाता है डैश एरियाज में एज अ कम्पेयर ऑफ इंडियन वर्कफोर्स, अर्बन या रूरल, वुमेन ज़्यादा कहाँ काम करती है, रूरल में अर्बन में। फिगर्स के हिसाब से रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा परसेंटेज काम करती है वुमेन वर्कर्स की, तो इसलिए रूरल एरियाज इसका आंसर बनता है। 19th क्वेश्चन इज द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, पढ़ने और लिखने की एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, एजुकेशन, लिटरेसी, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट। रीड एंड राइट करने की एबिलिटी को हम एजुकेशन या लिटरेसी, एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन, लिटरेसी नहीं हो सकती, सॉरी लिटरेसी, सॉरी एबिलिटी टू रीड एंड राइट, रीड एंड राइट की हम लिटरेसी बोलते हैं एजुकेशन में, क्योंकि आदमी अगर पढ़ लिख जाए ना बस वो लिटरेट कहलाता है। एजुकेशन में तो फिर उसको कोई ना कोई एक हायर कोर्स होगा, तो वो चाहे 12th हो, बीकॉम हो, MBA हो, तो अगर वो कर लेता है वो एजुकेशन कहलाती है। रीड एंड राइट करने की एबिलिटी को हम सिर्फ सब लिटरेसी बोलते हैं। इस MCQ के अंदर 20th क्वेश्चन आपका है GLF, GLF विद रिस्पेक्ट टू पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना के अंदर जो एक GLF कैंपेन चलाया गया था उसकी फुल फॉर्म क्या है, जायंट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट लीप फॉरम, ग्रेट लीप फॉरवर्ड या जायंट लीप फॉरम, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ठीक है ना। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो था ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंदर कैंपेन चलाया गया था, ठीक है। तो ये हमारे पास इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो 20 क्वेश्चंस कराए हैं इस सैंपल पेपर के, इस प्रैक्टिस पेपर के, उसको आप तैयारी करो और आगे आने वीडियो के अंदर मैं आपको जिसके 3 मार्क्स और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, फिर 6 मार्क्स की तरफ चलेंगे तो उसको हम कवर करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हमने ये 20 MCQ 1 मार्कर क्वेश्चन सॉल्व किए। तो स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो वेयर वी विल डू some 3 marks and 4 mark question of this practice paper. So be connected, be safe, be healthy, and thank you once again.